अल्फा लिमिटेड ने इशू किए 10,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। वो ₹2 ऑन एप्लीकेशन ले रही है, ₹3 ऑन अलॉटमेंट ले रही है, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल ले रही है और बचा हुआ ₹2 वो ले रही है ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई फॉर 15,000 शेयर्स। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब कंपनी ने जो शेयर्स अलॉट किए हैं वो प्रो रेटा बेसिस पे किए हैं टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स, यानी कि 12,000 शेयर्स मांगने वालों को कंपनी ने ये 10,000 शेयर्स दे दिए हैं और अब भी मांगने वाले बचे हैं 3,000, उनको कोई शेयर नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सेप्ट one shareholder who was allotted 200 shares and these shares were forfeited। एक आदमी ने जिस पे 200 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, बाकी सब ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है और इस आदमी के शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा है, यानी उसके शेयर फॉरफिट करने के बाद। ठीक है, और फिर बाद में उसके फॉरफिट शेयर रीइशू करे गए हैं। तो पहले शेयर फॉरफिट करे गए हैं, फिर फर्स्ट कॉल मांगी गई है, अंडरस्टूड है, मिल भी गई है पूरी, और फिर बाद में इस व्यक्ति के, इस शेयर होल्डर के शेयर्स को रीइशू किया गया है एट द रेट ₹9 पर शेयर, ₹8 पेड अप। तो ₹8 पेड अप मानते हुए इनको ₹9 पर शेयर का रीइशू करा गया है। इसका मतलब होता है कि ये शेयर जो रीइशू हुए हैं वो प्रीमियम पे हुए हैं ऑफ ₹1, क्योंकि जितना पेड अप मानते हैं उतना हम रीइशू के टाइम पे कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, जितना हमने लिया है रीइशू के टाइम पे वो बैंक में डेबिट करते हैं, और बैंक का पैसा कैपिटल के पैसे से ज़्यादा है। इसका मतलब ये शेयर जो है वो प्रीमियम पे रीइशू किया गया है, उसके लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में कह रखा है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल करी ही नहीं गई है बाय द कंपनी। क्लियर बच्चों? अब बच्चों वैसे तो इस क्वेश्चन में कैश बुक और जर्नल मांगा है, लेकिन मैं पहले आपको सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में करके दिखाऊंगा, अज्यूमिंग दैट कि क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को कहा ही नहीं गया था। फिर मैं बताऊंगा बच्चों कि अगर कैश बुक बनाई जाएगी तो कौन कौन सी एंट्रीज कहाँ कहाँ आएंगी। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कराऊंगा जैसे कि सारी एंट्रीज जर्नल में ही बनानी है बच्चों। लेकिन एंट्रीज बनाने से पहले आपको ये वर्किंग करनी ही होगी, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और आगे जाके अगर वो अलॉटमेंट नहीं देता है तो उसका अलॉटमेंट का अरियर निकालने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो नहीं करे होंगे तो आप उस व्यक्ति का कॉल्स इन अरियर सही ढंग से नहीं निकाल पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर कंपनी ने 12,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स दिए थे ऑन प्रो रेटा बेसिस, यानी कंपनी ने हर 6 मांगने वालों को 5 शेयर दिए हैं ऑन प्रो रेटा बेसिस। अब जो हमारा डिफ़ॉल्टर है उसके अलॉटेड शेयर हमें दे रखे हैं 200। हमें पता करना होगा कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, तभी हम जान पाएंगे कि उसने कितना पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा दिया था जो आगे अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड किया गया होगा। तो इसके अप्लाइड शेयर निकालने के लिए बच्चों मैं अप्लाइड वाला रेशियो ऊपर रखूँगा, अलॉटेड वाला रेशियो नीचे रखूँगा, इनटू इसके अलॉटेड शेयर। जो शेयर निकालने हैं उसका रेशियो ऊपर रखिए, इससे इसके अप्लाइड शेयर आ जाएंगे 240। फिर इसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है वो जानने के लिए ये देखिए कि उसने मांगे थे 240 शेयर्स, उसे मिले थे केवल 200 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी था ₹2 पर शेयर। इसका मतलब इसका ₹80 पहले से ही आया हुआ था एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में, जिसे आगे अलॉटमेंट में ही फॉरवर्ड किया गया होगा, है ना बच्चों। अब इसका अलॉटमेंट का अरियर निकालना है तो इसके अलॉटेड शेयर हैं 200, इसको देना है अलॉटमेंट पे ₹3 पर शेयर, ₹80 पहले से आया हुआ है, तो इसका जो अलॉटमेंट का अरियर आएगा वो आएगा ₹600 माइनस ₹80, यानी कि ₹520। ये वर्किंग बहुत ज़रूरी थी बच्चों। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी था कि उस व्यक्ति का अरियर कितना है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते तो इसका कॉल्स इन अरियर ₹600 ही आता, मगर एक्चुअल में इसका कॉल्स इन अरियर ₹520 आया है इसके प्रो राटा कैटेगरी के होने की वजह से। आइए बच्चों अब जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं, सारी की सारी इन द जर्नल इंक्लूडिंग द कैश एंट्रीज। तो पहले एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उससे बनाएंगे। एप्लीकेशन आई है 15,000, एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर है, तो ये एंट्री बनेगी विद ₹30,000। क्लियर ये एंट्री बच्चों? नाउ कम टू द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में इस एप्लीकेशन मनी को आपको एडजस्ट करना है, तो कितना पैसा कैपिटल में जाएगा, कितना शेयर अलॉटमेंट में जाएगा, कितना रिफंड करना होगा, सब समझिए। एप्लीकेशन में तो आप 30,000 ही लिख दीजिए। कैपिटल में कंपनी उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफ़र करेगी जितने उसने इशू किए थे, यानी 10,000 इंटू 2 20,000। बच्चों प्रोराटा अलॉटमेंट जब किया जाता है तो भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैपिटल में तो सिर्फ उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितने शेयर्स आपने लोगों को अलॉट किए हैं, ठीक है, जितने शेयर आपने इशू किए थे। अब प्रोराटा वालों में लोगों ने मांगे हैं 2,000 शेयर एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्होंने मांगे थे 12,000 शेयर्स, उन्हें मिले थे केवल 10,000 शेयर्स। तो उनकी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो उनको रिफंड नहीं की जाती है, आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ये 4,000 आपका शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा। जिनको एक भी शेयर नहीं दिया गया उनका पैसा कंपनी रिफंड कर देगी, यानी ₹6,000 रिफंड हो जाएंगे। उसके लिए आपको बैंक को क्रेडिट करना होगा। इस तरह से आपने बच्चों एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर लिया जहाँ जहाँ उसको करना था। फिर आप अपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू कराएंगे। अलॉटमेंट मनी जो ड्यू कराई जाएगी वो 10,000 शेयर्स पे ही कराई जाएगी जितने शेयर कंपनी ने लोगों को अलॉट किए हैं। जितने शेयर कंपनी ने लोगों को अलॉट किए हैं उसका पैसा ही आप अलॉटमेंट पे लोगों से मांगोगे। अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर है, तो अलॉटमेंट ड्यू तो कराई जाएगी 30,000 से। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग के वक्त दो बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि ₹4,000 पहले से आए हुए हैं, और दूसरा ये कि कॉल्स इन अरियर भी है उस पर्सन का जिसको 200 शेयर अलॉट किए गए थे। और ये अरियर हमने वर्किंग नोट से निकाला है, तो आप वर्किंग नोट पीछे देख सकते हैं। ये आया था हमारा अरियर ₹520, वो यहाँ लिख दीजिए। अलॉटमेंट में आप लिखिएगा 30,000 माइनस जितना पहले से ही आपने शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया था, यानी 26,000, और यहाँ आ जाएगा 25,480। ठीक है बच्चों, इस तरह से अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री बनाई गई है। क्लियर बच्चों? अब इस आदमी के शेयर फॉरफिट कर लीजिए, इस डिफ़ॉल्टर के शेयर को फॉरफिट कर लीजिए। जब इस डिफ़ॉल्टर के शेयर को आप फॉरफिट करेंगे तो 200 शेयर है उस आदमी के पास, और जब उसके शेयर फॉरफिट करे गए तो कंपनी ने केवल और केवल ₹5 पर शेयर मांगे थे, है ना बच्चों? तो 200 इंटू 5 हो गया ₹1,000। कॉल्स इन अरियर इसका वही लिखिए जो वर्किंग नोट से आया था 520। इसका फॉरफिट अमाउंट आपको अपना मिल जाएगा 480। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट एंट्री। और नेक्स्ट एंट्री इसके शेयर रीइशू करने की मत बनाइएगा, क्योंकि कंपनी ने पहले फर्स्ट कॉल मांगी है, उसका पैसा रिसीव किया है, फिर उसके बाद इसका शेयर रीइशू किया गया है। तो अब जो एंट्री बनाई जाएगी वो फर्स्ट कॉल मांगने की बनाई जाएगी। कंपनी पे थे तो 10,000 शेयर्स, लेकिन 200 शेयर तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं, उनको रीइशू किया भी नहीं है अभी तक, तो वो शेयर्स तो कंपनी के पास ही हैं। तो फर्स्ट कॉल जो मांगी जाएगी वो केवल 9,800 शेयर्स पे मांगी जाएगी ₹3 के हिसाब से, जो कि निकल कर आएगा ₹29,400। और क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फर्स्ट कॉल का पैसा किसी ने नहीं दिया, तो हम मानेंगे सबने दे दिया होगा। तो रिसीविंग भी फर्स्ट कॉल की जो की जाएगी वो 29,400 से की जाएगी। फिर इसका शेयर रीइशू करना है आपको, और इसको शेयर रीइशू कैसे किया है वो क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है। ₹9 पर शेयर का उसे रीइशू किया गया है उसके शेयर्स को, तो 1,800 तो बैंक में आ जाएगा। ₹8 पेड अप मान के शेयर को रीइशू कराए तो कैपिटल में ₹8 के हिसाब से 1,600 आ जाएगा। और जितना प्रीमियम लिया है कंपनी ने वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा। मैंने गलती से यहाँ पे फॉरफिट शेयर लिख दिया है, इसे करेक्ट करके आप क्या लिखेंगे बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने यहाँ फॉरफिट शेयर लिख दिया। क्या आएगा बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 200। ठीक है बच्चों, अब इसके शेयर्स के रीइशू करने पे कंपनी को कितना गेन हुआ वो समझिए। इसके शेयर्स पे कंपनी ने फॉरफिट कर रखा था ₹480, है ना, और इसके शेयर्स के रीइशू करने पे कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा फर्म को,
तो फर्म का जो गेन हो गया वो इसके शेयर्स पे हुआ ₹480 का। तो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर जो होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि जो शेयर रीइश्यू हो जाते हैं उनका पैसा आपको फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं रखना होता। या तो वो पैसा डिस्काउंट देने के लिए यूज़ हो जाता है या फिर वो पैसा गेन मान के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर करा। सारा का सारा पैसा गेन इसलिए हुआ क्योंकि हमें कोई डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बच्चों, लेकिन अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन में एक्चुअल में मांगी गई थी कैश बुक और जर्नल एंट्रीज। तो अब वो कैश बुक और जर्नल एंट्रीज की एंट्रीज कैसे बनेंगी समझिएगा कि कैश बुक में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी और कौन कौन सी एंट्रीज जर्नल में ही रहेंगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन में रिसीव करने की एंट्री बनाई थी वो बनाई थी 15,000 शेयर से, वो एंट्री की जाएगी कैश बुक में। यानी जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी कैश बुक में करनी है। कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है बच्चों। अब आपने दूसरी एंट्री में क्या करा था, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया था, शेयर कैपिटल को, शेयर अलॉटमेंट को और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया था सेकेंड एंट्री में। तो सेकेंड एंट्री में जो तो आपने पैसा बैंक में ट्रांसफ़र किया था, रिफंड किया था, उसको तो आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा सेकेंड एंट्री का। ये रहा वो 6,000। और जो बचा हुआ आपका कैपिटल का और अलॉटमेंट का पैसा है वो जर्नल एंट्री में शो करना है। वो ये रहा बच्चों सेकेंड एंट्री का। देखिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, रिफंड करने वाला काम हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, दैट्स वाई। अब हमारी जो तीसरी एंट्री थी वो यही है पूरी की पूरी, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कराने की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तीसरी एंट्री यही है। दूसरी का कुछ पार्ट कैश बुक में रिकॉर्ड किया जो रिफंड करने वाला था, लेकिन जो पैसा कैपिटल में और अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करना है एप्लीकेशन का वो जर्नल में ही करा गया। सही है बच्चों। अलॉटमेंट ड्यू तो यहाँ करा है, लेकिन अलॉटमेंट रिसीविंग जो है वो हमने करनी है इन द कैश बुक। और अगर हमने अरियर अकाउंट ओपन कर रखा है तो हमें यहाँ पर एक एंट्री और बनानी पड़ जाएगी, चौथी एंट्री जो है, क्योंकि रिसीविंग वाला पार्ट तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन जो अरियर वाला पार्ट है वो हमें लिखना होगा जर्नल में ही। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 520/20, और जितना पैसा रिसीव हुआ था वो हमें लिखना होगा इन द कैश बुक। ये देख लीजिए बच्चों, 30,000 में से 4,000 जो पहले आए थे वो हटा दिए थे, 520 अरियर के हटा दिए, तो जितना पैसा रिसीव हुआ 25,480 वो हमने लिख दिया इन द कैश बुक। सही है बच्चों। ये चौथी एंट्री वाला काम यहाँ कर दिया, पहली एंट्री वाला काम यहाँ कर दिया, दूसरी एंट्री वाला कुछ काम हमने यहाँ कर दिया जो पैसा रिफंड किया। उसके बाद हमें शेयर फॉरफीट करना था, तो शेयर फॉरफीट करने वाला काम तो जर्नल में ही किया जाता है, वो क्योंकि एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो पांचवी एंट्री वाला काम हमारा जो है वो यही हुआ है इन द जर्नल। ये फॉरफीट करने की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट किया, यहाँ अलॉटमेंट की जगह आप लिख लीजिएगा कॉल्स इन अरियर, क्योंकि मैंने आपको कॉल्स इन अरियर खुलवा के दिखाया है अभी, ये रहा। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया पांचवी एंट्री वाला काम। क्लियर बच्चों। जो शेयर फॉरफीट करने वाला था। जो हमारी छठी एंट्री थी फर्स्ट कॉल मांगने की, वो तो जर्नल में ही की जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और 9800 शेयर से करनी है बिकॉज 200 शेयर तो फॉरफीट कर लिए थे। ठीक है बच्चों। और हमारी जो सातवीं एंट्री थी यानी कि फर्स्ट कॉल मनी के रिसीव करने की, वो बनाई जाएगी इन द कैश बुक, तो वो बना ली गई है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट कॉल के रिसीविंग की एंट्री हमने कैश बुक में करी है डेबिट साइड, ये रहा 29,400। सही है बच्चों। फिर बाद में जो शेयर्स रीइश्यू करे गए थे, है ना बच्चों, अगली एंट्री हमने रीइश्यू करने की करी थी, तो वो बच्चों वो तो हमने यहाँ पर पूरा कैश बुक में ही हो जाएगा, क्योंकि रीइश्यू हमने प्रीमियम पे किया है, तो वो सारा पार्ट कैश बुक में ही आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, आपकी एंट्री ना बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो दैट्स वाई पूरी एंट्री जो है रीइश्यू की वो भी कैश बुक में आ गई। ठीक है। और लास्ट एंट्री थी गेन की, और गेन की एंट्री आप देख लीजिए बच्चों, वो बनाई जाएगी कैश बुक में, सॉरी जर्नल में। तो बच्चों ये रही हमारी 9th एंट्री, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जर्नल में ही बनाया गया है। और गेन कैसे आया था मैंने आपको बता ही दिया। सही है बच्चों। तो कुल मिला के जो हमने इन ऑल 9 एंट्रीज बनाई थी, तो पहली एंट्री जो थी वो पैसा रिसीव करने की थी, वो हमने कैश बुक में बनाई। दूसरी एंट्री में कुछ पार्ट जो हमने कैश बुक में बनाया,
जो रिफंड करने वाला था, बाकी पार्ट हमने जर्नल में बनाया। तीसरी एंट्री पैसा ड्यू करने की थी अलॉटमेंट की, वो हमने यहाँ ही बनाई। चौथी एंट्री हमने पैसा रिसीव करने की अलॉटमेंट की, वो जितना रिसीव किया कैश बुक में, जितना अरियर था वो जर्नल में बना लिया। पांचवी एंट्री थी बच्चों उसके शेयर फॉरफीट करने की, तो वो जर्नल में ही बनी गई। छठी एंट्री फर्स्ट कॉल मांगने की, वो भी जर्नल में बनाई गई। सातवीं एंट्री जो है वो फर्स्ट कॉल रिसीव करने की, वो कैश बुक में बन गई। आठवीं एंट्री जो थी वो शेयर को रीइशू करने की, वो भी कैश बुक में बन गई, है ना। और नौवीं एंट्री जो गेन की थी वो बन गई इन द जर्नल। आप देख सकते हैं ओरिजिनली मैंने 9 एंट्रीज ही बनाई थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एक बनाई जाती है कैश बुक। सारी कैश ट्रांजैक्शन जिनमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है वो आपका कैश बुक में आ जाएंगी, और जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो आपकी आ जाएंगी इन द जर्नल। जब कैश बुक बन जाए पूरी, तो एक काम करना मत भूलिएगा बच्चों कि कैश बुक का टोटल करके आपको कैश बुक का बैलेंस भी निकालना होता है सारी एंट्रीज़ के बाद। सिर्फ एंट्रीज़ को पोस्ट मत करिए, रिकॉर्ड मत करिए, उसके साथ साथ ये भी चेक करिए कि बैंक कैश बुक का बैंक बैलेंस फाइनली बचा कितना। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके टोटल आया था 86,680, उसमें से माइनस किया 6,000, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक है 80,680। तो बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करके दिखाया, एक तब जब सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही बनानी होती सारी, और एक तब जब जर्नल एंट्रीज के साथ साथ कैश बुक भी बनानी होती। क्लियर बच्चों?